नमस्कार साथियों आज का वीडियो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 को देखते हुए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। ऐसे प्रश्न जो रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, ऐसे प्रश्नों पर आधारित आज का वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के प्रश्न आए थे और उसमें से कितने प्रश्न इस बार पूछे गए हैं या कौन से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां पर होगा। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ओलंपिक 2028 का आयोजन कहां पर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉस एंजल्स, अमेरिका। 2028 ओलंपिक में लॉस एंजल्स तीसरी बार मेजबान शहर होगा। इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि लॉस एंजल्स जो है, अमेरिका का शहर जो लॉस एंजल्स है, वो तीसरी बार जो है ओलंपिक का मेजबान होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान होगा। इससे पहले 1984 और 1932 में भी लॉस एंजल्स में क्या हुआ था, ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है। ये प्रश्न भी अभी तक नहीं पूछा गया है, निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इसमें वर्तमान में क्या है, सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, बात करते हैं भारत के पहले सीडीएस की। ठीक है, जनरल अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस की अगर बात की जाए तो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को भारतीय सेना प्रमुख रूप में अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले जनरल बिपिन रावत को सीडीएस के पद पर पदोन्नत किया गया था। 8 दिसंबर को एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और तब तक उन्होंने सीडीएस ग्रुप में, भारत के पहले सीडीएस ग्रुप में काम किया था। तो वर्तमान में अनिल चौहान भारत के सीडीएस हैं। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अभी ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गरबा नृत्य गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि के 9 दिनों में किया जाता है। गरबा का अर्थ होता है गर्भ। ठीक है, अच्छा, महत्वपूर्ण बात इसमें जानने की ये है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को ने गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। गुजरात के और लोकप्रिय नृत्यों की अगर बात की जाए जो कि पूछा जाता है अक्सर, तो डांडिया है, गरबा हुई गया है, रास है, भवाई है, हुडो है, पधर है, टिप्पाणी है, सिद्धि धमाल है। ठीक है, ये सब गुजरात के कुछ प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक घर्षण बल कहाँ लगता है। सबसे अधिक घर्षण बल खुरदरी सतहों पे लगता है। ठीक है, घर्षण बल गति का क्या करता है, विरोध करता है, और लागू बल का प्रतिरोध प्रदान करता है। घर्षण बल हमेशा गति में वस्तु के विपरीत दिशा में काम करता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस 2022 का ध्येय वाक्य क्या था। अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो पृथ्वी दिवस 2022 का ध्येय वाक्य था इन्वेस्ट इन और प्लानेट, इन आवर प्लानेट। ठीक है, देखिए पृथ्वी दिवस जो है WED, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे, हर साल जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 2024 की अगर बात करें तो 2024 की थीम की अगर बात की जाए तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये 2024 की पृथ्वी दिवस की थीम थी। ठीक है, अगला प्रश्न है महिला एशिया कप 2022 विजेता टीम का नाम क्या है। इसका राइट आंसर है वो है भारत। ठीक है, साल 2022 के महिला एशिया कप का खिताब भारत ने जीता था। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। इस टूर्नामेंट में जेमिमा रोड्रिग्स सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रही। ठीक है, भारतीय टीम ने 7 बार महिला एशिया कप का खिताब जीता है। इनमें 4 बार वनडे फॉर्मेट में भारतीय चैंपियन बना है, जबकि 3 बार T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में खिताब पर कब्जा जमाया है। भारत ने साल 2004, 2005, 2006, 8, 12, 16 और 22 में खिताब पर कब्जा किया है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक ये और जान लीजिए कि पहला जो एशिया कप हुआ था वो 1984 में यूएई में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने खिताब जीता था और श्रीलंका उप विजेता रहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अवध की संधि कब हुई थी। तो 1765 इसका राइट आंसर है। 1765 में
अवध से पहली सहायक संधि हुई थी। इस संधि के तहत कंपनी ने अवध की सीमाओं की रक्षा करने का वादा किया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सहायक संधि प्रणाली लागू कब की गई थी? वर्ष 1801 में। वर्ष 1801 में अवध पर सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी। इस संधि या गठबंधन की शर्तों के अनुसार नवाब को अपने सैन्य बल को भंग करना पड़ा और अंग्रेजों को अपने सैनिकों को राज्य के भीतर तैनात करने और ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह के अनुसार कार्य करने की अनुमति देनी पड़ी। अगला प्रश्न है कि जूट उत्पादन के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़, बलुई, दोपंट का राइट आंसर है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करूं तो भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट का उत्पादन मुख्यतः जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। इसे भारत का महाराज्यपाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसने और रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय पाया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया। ठीक है, तो अगर अक्सर पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? तो इसका राइट आंसर है वो है 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान मतलब 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 के तहत मिला था। इसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो हमने 35वां क्यों बताया? इससे पहले 1974 में सिक्किम को संविधान मतलब 35वां संविधान संशोधन उसमें हुआ था, उसके तहत सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। कौन सा राज्य का दर्जा मिला था? सहयोगी राज्य का दर्जा मिला था। इसके पहले सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन प्रशासनिक समस्याओं के कारण जो है 1975 में इसका भारत में विलय हो गया। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? पंचायत में SC/ST के आरक्षण से। इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर है शहनाई। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पाने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? तो शहनाई एक पवन वाद्य यंत्र है, मतलब जो हवा से बजता है। अगला प्रश्न है कि लक्षु महाराज का संबंध किस नृत्य से है? लक्षु महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले दिनों पूछा गया था। लक्षु महाराज का पूरा नाम है पंडित बाजीनाथ प्रसाद। ठीक है, इन्हें लक्षु महाराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कथक नृत्य के कोरियोग्राफर थे। लक्षु महाराज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कथक केंद्र के संस्थापक और निदेशक थे। 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 52 इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 में है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अगर बात की जाए, जैसे अनुच्छेद अगर 52 की बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से। मतलब राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, वह देश का नेता होता है, राष्ट्रपति के नाम पर ही सभी कार्यकारी फैसले किए जाते हैं। ये सब बातें अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 56 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की पदाविधि से जुड़ी जानकारी इसमें होती है। राष्ट्रपति आमतौर पर 5 साल के लिए पद पर रहते हैं। अनुच्छेद 58 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताएं क्या हैं? ठीक है,
वो इसमें चर्चा है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 58 आ चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 61 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, इसके बारे में वर्णन है। राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति को वीटो पावर, राष्ट्रपति संसद में पारित विधायकों के संबंध में वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश क्या होता है? एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न है कि कॉमन सिविल कोड का संबंध किस अनुच्छेद से है? यूसीसी। ठीक है, अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 45 में है। ठीक है, यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। ठीक है, कॉमन सिविल कोड का संबंध अनुच्छेद किससे भैया? अनुच्छेद 45 से है, नहीं कि 44, अनुच्छेद 45। ठीक है, अनुच्छेद 45। ठीक, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? जिसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे ठीक है, कभी महाराष्ट्र कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र कभी उत्तर प्रदेश, ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है इसमें। ठीक है, 2023 में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर चीनी उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ गन्ने की खेती 28.53 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर होती है। वहीं महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिलें महाराष्ट्र में है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के खतौली में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है बीजिंग, चीन में। ठीक है, यह बीजिंग का पहला मौका था जब उसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों तरह के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला। तो 2022 में जो है ये शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम भैया केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मोहिनी अट्टम का मतलब क्या होता है? मोहिनी मतलब जादूगरनी का नृत्य। ठीक है, यह नृत्य भगवान विष्णु की महिला अवतार मोहिनी की पौराणिक कथा पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यसे आई का मतलब क्या है? यसे आई, साई, साई का मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? इसका संबंध है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अंग है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शाहजहां किसका पुत्र था? शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। अभी क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन ताजमहल पर आधारित क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, शाहजहां जो है मुगल बादशाह जहांगीर और राजपूत राजकुमारी मनमती का तीसरा बेटा था। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम था अल आजाद अबुल मुजफ्फर साहब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ठीक है, जिसे हम खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। शाहजहां के दादा सम्राट अकबर थे। शाहजहां ने 1612 में अर्जुमंद बानु बेगम से शादी की थी। पहली पत्नी थी अर्जुमंद बानु बेगम। मुमताज शाहजहां की 13वीं पत्नी थी। शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आगरे में है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था या है? ठीक है, तो 31.16%। ठीक है, अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? अरुंधति राय इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस उपन्यास के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार भी अरुंधति राय को मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो पंचायतों में SC/ST आरक्षण। ठीक है, 73 जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया। भाग 9 के संबंध में कुछ शब्दों को परिभाषित करता है अनुच्छेद 243। ठीक है, जो कि पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या अपनाया गया है? बहुत सारी चीजें अपनाई गई हैं। सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन, सरकार का कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं में विभाजन। ठीक है, संसद के प्रति मंत्रियों की जवाबदेही, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीजें क्या हैं?
ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है कि द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। ठीक है, अंग्रेजी में उनके उपन्यास देहरा में आर ट्रीज स्टील ग्रो के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुंदरबन की सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, सुंदरबन भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों का समूह है। सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय डेल्टा क्षेत्रों में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, सुंदरबन अपने अनोखे मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, सुंदरबन का नाम, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनको मैंग्रोव कहा जाता है, उसी के नाम पर इसका सुंदरबन नाम पड़ा है। सुंदरबन में ही नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर है दुनिया में। ठीक है, सुंदरबन को 1977 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1987 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अगला प्रश्न है कि 1983 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, इसे आधिकारिक तौर पर प्रूडेंशियल कप 83 भी कहा जाता है। ये क्रिकेट विश्व कप का टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। ठीक है, यह इंग्लैंड और वेल्स में 9 से 25 जून 1983 तक आयोजित किया गया था। भारत ने इसको जीता था। इस आयोजन में 8 देशों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि 2022 में भारत गेहूं उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है दूसरे स्थान पर। ठीक है, भारत गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर दुनिया में रहा। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत का फर्टिलिटी दर क्या है? फर्टिलिटी दर मतलब प्रजनन दर, इसको टीएफआर बोला जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये 2.1 से 2.9 के बीच थी। कुल प्रजनन दर का मतलब होता है एक महिला अपने जीवन काल में जन्म देने वाले या जन्म देने की संभावना वाले बच्चों की कुल संख्या को ही प्रजनन दर कहा जाता है। ठीक है, वैसे कुछ राज्य ऐसे भारत के हैं जहां पे प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ये राज्य हैं जैसे बिहार 2.98 है, मेघालय 2.91 है, उत्तर प्रदेश 2.35 है, झारखंड 2.26 है, मणिपुर 2.17 है। मतलब बिहार का जो टीआरएफ है ना जो है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, कितना है? 2.98 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1210 मिलियन थी। ठीक है, साल 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है कि 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो फ्रांसीसी लेखक एनी एरनॉक्स को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन अपने हाथ में कब लिया गया था? 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू किया था। यह शासन 1858 तक चला। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन को भारत पर नियंत्रण मिल गया। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू किया था और ये 1858 तक चला। ठीक है, बाद में जो भारत सरकार नियम 1858 आया तो उसके तहत जो है ये जो भारत सरकार नियम है जो अक्सर पूछा जाता है, भारत सरकार नियम 1858 के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन को भारत पर नियंत्रण मिल गया। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।